नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अब तक रानी आलिशा वहां पर अपने कमांडर इन चीफ और वहां की सिक्योरिटी के साथ उस गांव में अब तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही वहां पर शीला भी वहां पर पहले से ही मौजूद थी, लेकिन जब वो देखती है कि यहाँ पर किसी के स्वागत की तैयारियां हो रही है, शीला ने वहां से निकलना समझा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अब वहां की रंगोली पर जाती है तो उसमें वहां पर कविन आलिशा का नाम दिखाई देता है, जिस पर लिखा हुआ था वेलकम कविन आलिशा। यह नाम देखते ही अब शीला के इस तेज तर्रार दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो यहाँ पर इस रानी को ही किडनैप कर लेती है, जिससे कि वो इस नए किंग से फिर अपने आदमियों को छुड़ा लेती है। इधर यहाँ पर कमांडर इन चीफ लोगों की भीड़ को देखकर अब उन्हें संभालते हुए कहते हैं कि ऐसे रानी साहिबा यहाँ पर आप सबके लिए ही आई है, वो यहाँ पर खुल के बात भी करेगी, इसलिए आप उनकी सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा दूर खड़े हो जाएं। वो गांव में जितने भी लोग थे वे उस कमांडर इन चीफ की बात को सुनते हैं और वो अब एक जगह जाकर खड़े हो जाते हैं। जितने भी लोग वहां पर आरती लेकर खड़े थे वो इंडिया ओरिजिन के ही थे। वो सभी अब कविन आलिशा से रिक्वेस्ट करते हैं, मैडम हम आपकी आरती उतारना चाहते हैं। ये सुनते ही तो अब कविन आलिशा कहती है कि देखिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए आप सभी की रिस्पेक्ट ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, वही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो आप मेरी आरती उतारना चाहते हैं। कविन आलिशा की ये बात सुनकर तो अब वहां पर सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगे थे कि वो सच में कैसे अर्थ टू डाउन थी। और अब वो सभी बिना आरती किए ही अब जा रहे थे कि तभी सभी के कानों में एक आवाज आती है कि लगता है कि रानी साहिबा भूल गई हैं कि वो भी इंडियन ओरिजिन की ही है। वो क्या हिंदुस्तान के संस्कार अब भूल गई हैं। जब सभी की नजरें अब उस आवाज की तरफ जाती है तो वो घूंघट किए हुए एक औरत ही थी जो ये सारी बातें कर रही थी। वो कमांडर इन चीफ की तरफ अब अपना मुंह करके अब बोलती है, लगता है रानी साहिबा को अपने लोगों पर भरोसा नहीं है अपनी सेफ्टी को लेकर, वरना आरती जैसी एक छोटी सी चीज के लिए तो वो कभी मना कर ही नहीं सकती। उस औरत की ये बात सुनकर तो अब सभी लोग रानी साहिबा की तरफ ही देखने लगते हैं। कमांडर इन चीफ अब एक धर्म संकट में आ जाते हैं, क्योंकि वो कविन आलिशा की सिक्योरिटी के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे। इस आरती के बहाने न जाने उनके साथ क्या ही कुछ हो सकता था, लेकिन वो पब्लिक के मन में भी कविन आलिशा के खिलाफ कोई भी नेगेटिविटी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि ये घूंघटपोश औरत जो भी थी ये यहाँ पर लोगों को भड़काने का काम कर रही थी उनकी कविन आलिशा के खिलाफ। इसलिए अब उन्होंने सभी को परमिशन दे दी थी कि आप सभी आरती कर सकते हैं, ताकि लोगों के बीच में उसकी रानी के खिलाफ कोई भी नेगेटिविटी ना हो। और उन्होंने मन में ही सोचा कि वो अपनी अपनी रानी साहिबा को किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेने देंगे, इसलिए वो अब थोड़ा सा चौकन्ना खड़े हो जाते हैं। वहां अब तक आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया भी अब तक वहां पर पहुंच गए थे और कुछ ही देर में वो दोनों भी अब कविन आलिशा के पास आ गए थे। दोनों ने ही अब ईगल के मास्क को पहना हुआ था, ताकि कोई भी उनके ईगल के मास्क के पीछे छिपे हुए चेहरे को ना पहचान सके, क्योंकि अब तक तो कविन आलिशा भी उनके पीछे के चेहरे को नहीं जानती थी कि सच में वो आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया निकलेंगे। कुछ ही देर में वहां पर सभी ने अब आरती शुरू कर दी थी। कुछ ही देर में वहां पर पूरा धुआं ही धुआं हो गया था, क्योंकि उस आरती से सब जगह वहां पर धुआं ही धुआं फैल गया। धुआं तो इतना गहरा होता हुआ देखकर धुएं को के सभी को अब वहां पर खांसी आने लगी थी। वहां क्या हो रहा था किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहां दूसरी तरफ अब तक स्वाति मल्होत्रा के हाथों में रोहित का फोन था।
स्वाति मल्होत्रा अपने मन में ही यही सोच रही थी कि मुझे माफ कर देना अनिका, मैं नहीं जानती कि जब तुम्हें सच में सच पता चलेगा तो तुम कैसा रिएक्ट करोगी। इस बार भी मुझे तुमसे रोहित के ये जख्मी होने की खबरें तुमसे छुपानी पड़ेगी। वहां किंग ने अपने दोनों ही हाथों को अब तक फैला दिया था, क्योंकि किंग ने जैसे ही अपने ही दोनों ही हाथों को फैलाया तो कुछ ही देर में वहां पर किंग के सामने वहां के आसपास के सारे ही पक्षियां किंग के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए थे। किंग एक एक करके अब सभी की आंखों में ही देखते हुए कुछ देर तक उन सब के साथ आई कांटेक्ट करता है। सभी को ही वो इस तरह से देखने के बाद अब किंग उन सब के साथ एक आई कांटेक्ट बना लेता है, जिससे अब किंग जो भी बात करने वाला था वो सब उनके दिलो दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाती। उन सब के साथ अब आई कांटेक्ट बनाने के बाद अब किंग कहता है, देखो तुम सभी को मेरा एक काम करना है, चाहे जो भी हो जाए अनिका को रोहित के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर वो तुम सबसे कुछ भी रोहित के बारे में खबर लेने के लिए पूछेगी तब भी तुम में से कोई भी उसे ये मैसेज नहीं देगा कि रोहित से रिलेटेड कोई भी तुम में से कोई भी उसे कुछ भी नहीं बताएगा। तुम सभी को बस उसके बारे में एक ही मैसेज देना है कि वो ये होगा कि रोहित बिल्कुल ही ठीक है और वो अपने पैलेस में यानी कि किंग के पैलेस में सुरक्षित है। ये कहते हुए ही अब किंग अब उन बर्ड्स को उन सभी पक्षियों को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। किंग ने अब तक अपना काम कर दिया था, क्योंकि किंग ने एक स्टेप पहले ही सोच लिया था कि जब ज्यादा देर तक अगर अनिका को रोहित के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा तो हो सकता है वो कुछ पक्षियों के सहारे ही इस काम को करवाए, क्योंकि पक्षी कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए किंग ने उन सभी पक्षियों को पहले ही एकत्रित करके उनके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि कोई भी रोहित की खबर अनिका तक नहीं पहुंचने देगा। और अब वो जल्दी से अपने काम को निपटा कर अब किंग भी गुफा के अंदर चले जाते हैं। किंग जब गुफा के अंदर जाते हैं तो सामने वहां पर स्वाति मल्होत्रा को देखकर अब किंग कहते हैं, शायद यहाँ पर तुम्हारी बेटी तुमसे मिलने आ सकती है। इस वक्त उसका कॉलेज पर फोकस होना जरूरी है। रोहित की ऐसी हालत देखकर शायद वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। तुम्हारी बहन ने रोहित के ऊपर 8 बार वार किया है। इसे होश में आने में अभी सच में बहुत ही वक्त लगेगा। इसलिए किंग की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि वो पहली बात तो ये कि किंग वो मेरी कोई बहन नहीं है, क्योंकि वो धोखे से वार करती है। धोखे से वार किया था उसने इस पर, उस विश्वास का खून किया है उसने जो रोहित और अनिका ने उसके ऊपर किया था एक रिश्ते की वजह से, क्योंकि वो मेरी बहन है और मेरी बहन होने के नाते वो इनकी भी मासी लगती है और उसी रिश्ते का उसने खून किया है। अरे वो मेरी बहन नहीं है, वो रिश्तों के नाम पर एक ऐसा कलंक है जिसे कोई नहीं हटा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा वैसा रिश्ता हो तो उसे तोड़ा ही जा सकता है। लेकिन मासी जिसमें खुद माँ शब्द भी आता है, उसने उसी रिश्ते का खून किया है। अब स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, क्या लगता है तुम्हें, क्या रोहित जान गया है कि शीला के साथ इस खेल में और कौन कौन शामिल है? क्या तुम कोई आइडिया लगा सकती हो? किंग के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, मुझे लगता है हाँ, क्योंकि शीला के हर वार के साथ सभी के नाम कह रही थी, इसलिए शायद रोहित को उन सब के बारे में पता चल गया हो। मैं बस ये जम्पशन ही लगा सकती हूँ। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि इंसान अपने दुश्मनों से नहीं हारता है। अरे वो तो उन दुश्मनों से हार जाता है जिन्होंने अपनों का नकाब पहना हुआ होता है, क्योंकि नॉर्मली वैसे दुश्मन से तो हर कोई सावधान रह ही सकता है कि उसे उससे सावधान रहना है अगर वो उसके बारे में जानता है तो। लेकिन उन दुश्मनों का क्या करें जो अपने ही परिवार से निकलते हैं और जिन्होंने अपने परिवार के रिश्तों का एक ऐसा मुखौटा पहना होता है कि जिस पर कोई विश्वास भी नहीं कर सकता कि सच में ये तुम्हारा दुश्मन होगा और वो भी इतना बड़ा। ये सुनते ही अब किंग कहते हैं कि क्या तुम अनिका और रोहित को उस रात का सच बता दोगी जिसके बारे में उन दोनों को कुछ याद भी नहीं है? किंग की इस बात का जवाब देते हुए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि बताना ही पड़ेगा। मैंने उन्हें कहा है कि मैं उन्हें वो सब बता दूंगी।
स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब किंग कहते हैं कि पहले खुद तो पूरा सच जान लो। खैर छोड़ो इन सभी बातों को। किंग स्टैचू की अब तरफ देखकर कहते हैं, तुम राघव की मदद से अपने युवराज को चोपर में अच्छे से लिटा दो। तुम्हारे युवराज को जब होश आने वाला होगा तो तुम अपने युवराज को यहाँ वापिस छोड़ देना। किंग जब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा से बात कर रहे थे तो वो अब स्वाति मल्होत्रा से उसी बारे में बात कर रहे थे कि क्या तुम रोहित और अनिका को इस बात के बारे में बता दोगी कि आखिर वो पहले कैसे मिले थे। अनिका रोहित के बच्चे की माँ कैसे बनी थी, क्या तुम उस बात के बारे में बता दोगी? और अगर हाँ तो पहले तुम्हें भी उस बात के बारे में पूरी तरह से सच जानना चाहिए। किंग इधर स्टैचू को ये सब इतनी बातें कह देते हैं। किंग के इंस्ट्रक्शन मिलते ही अब स्वाति मल्होत्रा भी कहती है कि थोड़ी ही देर रुक जाइए, किंग अंधेरा होने के बाद ही यहाँ से जाइएगा। वहीं दूसरी तरफ अब तक राजमहल में बड़ी रानी अभी मेडिकल फ्लोर पर ही थी क्योंकि उनके भाई को अब होश आने वाला था। बड़ी रानी यहाँ पर अपने भाई को लेकर थोड़ी सी चिंतित थी, इसलिए वो पहले ही वहाँ पर मेडिकल फ्लोर पर पहुँच गई थी। वो वहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था। यहाँ बड़ी रानी भी अभी सोच ही रही थी कि आखिर कौन हो सकता है जो राजमहल में इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होने के साथ साथ घुसकर हमारे भाई पर इतनी बुरी तरह से अटैक कर सकता है। कौन है वो जिसने मेरे भाई के ऊपर अटैक किया है? बड़ी रानी अभी यही सब सोच रही थी कि तभी उनके फोन पर एक नोटिफिकेशन की रिंग सुनाई देती है। जैसे ही बड़ी रानी ने अब अपने फोन को निकाल कर देखा तो एक अननोन नंबर से एक वीडियो मैसेज आया हुआ था। जैसे ही बड़ी रानी ने अब उस मैसेज को देखती है तो वो वीडियो देखकर तो वो एकदम से ही वो हैरान हो जाती है और उन्हें यकीन ही नहीं होता क्योंकि वो जानती थी कि उनकी बेटी यानी कि कवि नालिशा कितनी अच्छी एक फाइटर है। लेकिन जो वीडियो उसके पास अभी आया था उस वीडियो पर यकीन कर पाना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। उस वीडियो को देखकर तो बड़ी रानी का दिमाग ही एकदम से ही घूम गया था। वो बिना देर किए ही अब जल्दी से अपने फोन को बैक करती है और अब वो उसकी स्लाइड्स को बैक करने के बाद अब वो कैलाश अधिकारी को जल्द से जल्द अपना फोन लगा देती है क्योंकि कैलाश अधिकारी को ने ही यहाँ पर राजमहल की सारी ही सिक्योरिटी का जिम्मा लिया हुआ था। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब कैलाश अधिकारी अपना फोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ से कैलाश अधिकारी कहते हैं, हेलो, हाँ मैडम। तभी कैलाश के इतना कहते ही अब बड़ी रानी उसके आगे बोलने से पहले ही कहती है, हेलो, कहाँ हो तुम? बड़ी रानी ने ये सब कहा और अब बड़ी रानी कहती है, मुझे नहीं पता, आप चाहे जहाँ भी हो कहीं भी हो जल्द से जल्द आप बस उस गांव में जाइए। हमें आलिशा की चिंता हो रही है, आपको जल्द से जल्द उस गांव में पहुंचना चाहिए क्योंकि कवि नालिशा आज उस गांव में गई है। बड़ी रानी की ये बात सुनकर अब कैलाश अधिकारी कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम रानी साहिबा को कुछ नहीं होने देंगे। कैलाश अधिकारी की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी कहती है, यहाँ पर हमारी ज्यादा बातें करने का समय नहीं है, इसलिए तुम बिना समय गवाए जल्द से जल्द वहां पर पहुंचो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कवि नालिशा को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचे। कवि यहाँ पर बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब कैलाश अधिकारी जल्द से जल्द अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और कुछ ही देर तक अब सोचने के बाद अब कैलाश अधिकारी अपने पॉकेट से अब अपना फोन निकाल कर एक नंबर डायल कर देता है। जैसे ही सामने से अब हेलो की आवाज आती है तो अब कैलाश अधिकारी कहता है, तुम जहाँ कहीं भी हो मेरी भेजी हुई लोकेशन पर तुरंत आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं से ही पिक कर लूंगा। ये कहते हुए ही अब कैलाश अधिकारी अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है क्योंकि अब रानी जहाँ पर बात यहाँ पर कवि नालिशा की थी तो उसके बारे में तो सोचकर खुद कैलाश अधिकारी भी अब हड़बड़ा गया था। और अब फिर वो अपने ही आदमियों से कहता है कि जल्दी चलो इससे पहले कि रानी साहिबा को कुछ हो जाए क्योंकि बड़ी रानी का फोन आया है कि रानी साहिबा की जान को खतरा है। और हाँ, साथ के साथ वह तुम ब्लैक कैट से भी कांटेक्ट करो कि इस वक्त वो कहाँ है। ये कहते हुए ही अब कैलाश अधिकारी अपनी बात को काटते हुए ही कहता है, चलो रहने दो ब्लैक कैट को, तुम कॉल मत करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ब्लैक कैट पता नहीं अपने किस काम में होगी, वो हमारा फोन भी इस वक्त उठाएगी या नहीं। इसलिए अब ये कहते हुए अब कैलाश भी यही सोच रहा था कि तभी उसे एक बात याद आती है। वो अब अपने फोन से अनिका के नंबर को डायल कर देता है क्योंकि अभी अनिका से हेल्प लेने के सिवाय उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब अनिका ने अपना फोन उठाया तो इधर से कैलाश अधिकारी ने कहा,
जैसे ही अनिका ने अपना फोन उठाया तब कैलाश अधिकारी ने कहा, बेटा तुम कहाँ हो? लेकिन अनिका ने फोन उठाते ही कहा, क्या हुआ है, इस वक्त फोन क्यों किया है, सब ठीक तो है ना अंकल? ये सुनते ही अब कैलाश अधिकारी कहता है, अनिका बेटी, मुझे अभी के अभी तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या तुम एक बार फिर से वो ब्लैक कैट का आउटफिट पहनकर ब्लैक कैट बनने की एक्टिंग कर सकती हो क्या? तुम्हें तो पता ही होगा ना कि ब्लैक कैट को मिस्टर किंग की क्लोज सिक्योरिटी गार्ड है, वो तो उन्हें छोड़कर नहीं आएगी और पता नहीं वो कहाँ है। क्या तुम ब्लैक कैट बनकर मेरे साथ चलोगी? देखो बेटा, मना मत करना, रानी साहिबा के ऊपर एक मुसीबत आ गई है और मैं और मेरे कुछ आदमी उन्हें बचाने के लिए ही जा रहे हैं, इसलिए इस काम में हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्योंकि अगर यहाँ पर बात रानी साहिबा की नहीं होती तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे पास पहले से ही कितना वर्कलोड होता है। कैलाश अधिकारी अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि बेटा, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज देता हूँ, तुम ऐसा करो, तुम जल्दी से जल्दी वहां आ जाओ। देखो मैं 1 घंटे में ही उस लोकेशन पर पहुंच जाऊंगा, जब तक तुम भी वहां पर पहले से ही रेडी रहना। ये कहते हुए ही अब कैलाश अधिकारी अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अपने लैब में फोन पर बात कर रही अनिका भी हैरान और परेशान थी, क्योंकि अनिका जानती थी कि कवि नालिशा तो खुद एक बेहतरीन फाइटर है। आखिर उसे कैसे कोई किडनैप कर सकता है, उसकी जान की मुसीबत कैसे आ सकती है, क्योंकि कवि नालिशा तो उस फाइटिंग टेक्निक्स को भी जानती है जो शायद अब तक अनिका सीख ही रही है। अनिका भी यही सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि आज तो आकाश को कवि नालिशा के साथ जाना था ना उस गांव में अपने उस प्रोजेक्ट के लिए, कहीं उनके ऊपर भी तो कोई मुसीबत नहीं आ गई है। अब अनिका अपने सारे ही काम को जल्दी से छोड़कर अब अनिका एनी से कहती है, तुम यहाँ पर पूरा का पूरा काम संभालो और मैं कुछ ही देर में यहाँ पर आती हूँ। क्योंकि जब जहाँ पर बात यहाँ पर कवि नालिशा और आकाश कुलेरिया की आती है तो अब अनिका यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकती थी, क्योंकि अब अनिका को याद आता है कि आकाश और मयूर वो दोनों भी उसी गाँव में गए हैं जहाँ पर कवि नालिशा भी है। इसलिए अब अनिका नहीं चाहती थी कि इतनी मुश्किलों के बाद जब वो यहाँ पर अपने भाई को उसने अपने भाई को ठीक किया था तो ऐसी फिर से कोई भी सिचुएशन आए, इसलिए अब वो जल्द से जल्द अपने सारे ही कामों को छोड़ देती है। अब अनिका एनी और जॉन को एक एक करके सारे ही इंस्ट्रक्शंस उनके काम से रिलेटेड दे देती है और अब वो एनी से कहती है कि पैलेस के लिए सारे ही स्टैचू को यहाँ पर एक्टिवेट कर दो, उन्हें एक सेल्फ मोड पर डाल दो। अगर उन्हें कोई भी अपने पैलेस के आसपास खतरा दिखेगा तो वो उसे डिटेक्ट करके अपने आप ही वो उन्हें मार गिराएंगे। अनिका की ये बात सुनकर अब एनी कहती है, डोंट वरी मैम, कमांड एक्सेप्टेड। क्योंकि जब अनिका ने देखा कि यहाँ पर कवि नालिशा के किडनैपिंग की अगर बात हो रही है तो हो सकता है कि दुश्मन फिर से यहाँ पर इस पैलेस पे भी अटैक करने का प्लान ना कर रहे हों, इसलिए अनिका ने पहले ही महल को प्रोटेक्ट करने के बारे में ये सारी ही कमांड सब एनी और जॉन को दे दी थी। अनिका की ये सारी ही बातें सुनकर अब एनी कहती है, डोंट वरी मैम, कमांड एक्सेप्टेड, आपका काम हो जाएगा, बट एज पर रोहित सर इंस्ट्रक्शन मैं आपको अकेले जाने की परमिशन नहीं दे सकती हूँ, आपको जॉन को अपने साथ लेकर जाना ही होगा। अनिका जानती थी कि एनी से बहस करने का अब उसे कोई भी फायदा नहीं था और वैसे भी अभी उसके पास इतना समय नहीं था कि वो एनी के साथ किसी भी तरह की कोई भी बहस कर सके, इसलिए वो इस वक्त रोहित के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही है। अनिका अब जॉन से कहती है कि जल्दी से रेडी हो जाओ और हाँ एनी, तुम अपनी हेल्प के लिए यहाँ पर निखिल को बुला लेना। तुम इस लैब में बने हुए स्टैचू से सीधा ही निखिल के रूम में अपनी कमांड भेज सकती हो। ये कहते हुए ही अब अनिका भी लैब से भागते हुए ही अपने रूम की तरफ जाने लगती है, तो वहीं जॉन भी अब तक रेडी होने के लिए चला जाता है अपने रूम में। इधर करण गुलेरिया भी आज एक ब्लैक जंपसूट पहने हुए था, उसके दिमाग में भी अभी यही चल रहा था कि कैलाश से ठीक तो है ना। ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया बिना वक्त गवाए ही अपने बाथरूम में चला जाता है। करण गुलेरिया के दिमाग में भी अभी पता नहीं कितनी ही बातें आ रही थी कि आखिर कैलाश ने उसे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है, क्या सब कुछ ठीक है या नहीं।
इसलिए करण गुलेरिया अब जल्दी से बाथरूम में चले जाते हैं। वो मिरर के पास उस बटन को फिर से प्रेस कर देते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। करण गुलेरिया अंडरग्राउंड के रास्ते से ही कैलाश अधिकारी को दी हुई उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाते हैं। अपने रूम में अनिका भी पूरी तरह से, अब तक वो ब्लैक कैट बनकर पूरी तरह से रेडी हो गई थी। अनिका जानती थी कि एक बार फिर से उसे कैलाश अधिकारी के सामने अपनी ही एक्टिंग करनी होगी, क्योंकि कैलाश अधिकारी अभी तक ये नहीं जानते थे कि ब्लैक कैट कोई और नहीं बल्कि खुद अनिका ही है। इसलिए अनिका अब सोचती है कि उसे कैलाश अंकल के सामने फिर से ब्लैक कैट की एक्टिंग करनी है। कितनी बार अनिका ने कैलाश अधिकारी को कहा था कि मैं ही ब्लैक कैट हूँ, लेकिन एक वो है कि जो मेरी बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं। अपने रूम के बाथरूम से के रास्ते से अब इधर अनिका भी बेसमेंट में पहुंचकर अब अपनी गाड़ी के दरवाजे को जल्दी से खोलती है। जैसे ही अनिका अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि जॉन भी रेडी होकर अब तक उसकी गाड़ी के पास आ गया था। जॉन के जल्दी से वहां पर आने के बाद अब दोनों ही जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब वो दोनों अब कैलाश अधिकारी की भेजी हुई लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। अब तक रात धीरे धीरे बढ़ रही थी। इधर स्वाति की गुफा में भी किंग अब अपने स्टैचू से कहते हैं कि जल्दी चलो। किंग की कमांड को सुनकर अब वो स्टैचू भी रोहित को अपने हाथों में उठा लेती है और बूढ़े बाबा भी अब उस स्टैचू की रोहित को उठाने में मदद करते हैं। और फिर वो जल्दी से ही वो दोनों मिलकर अब रोहित मारवा को किंग के चौपर में लेटा देते हैं। किंग भी अभी अपने चौपर की तरफ बढ़ जाते हैं। चौपर में बैठने के बाद अब किंग उस चौपर को स्वाति मल्होत्रा के उस पैलेस की तरफ ले जाने के लिए लोकेशन सेट कर देते हैं, जिसमें अब स्वाति मल्होत्रा की पूरी ही फैमिली यहाँ पर इस पैलेस में रह रही थी। कुछ ही देर में वो चौपर आसमान में उड़ने लगता है। यहाँ बूढ़े बाबा, जब वो चौपर उड़ जाता है तो बूढ़े बाबा स्वाति मल्होत्रा से कहते हैं, क्या उस गांव में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि मुझे आशंका है कि गांव में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि किंग को कॉलेज की चिंता आज बिल्कुल भी नहीं थी। और किंग आपको फाइटिंग टेक्निक्स की वो प्रैक्टिस करने के लिए क्यों कह रहे थे? बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कोई भी जवाब नहीं देती है। वो बस उन्हें एक स्माइल दे देती है और अब स्वाति बूढ़े बाबा से कहती है, तुम अपनी प्रैक्टिस में लग जाओ, मुझे भी अपने अधूरे काम में अभी लग जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सच में टाइम की बहुत ही कमी है। ये कहते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा भी अपनी गुफा के अंदर चली जाती है। वहां भी राजमहल में बड़ी रानी को कविनालिशा की काफी ही चिंता हो रही थी, क्योंकि जब से उन्होंने उस वीडियो को देखा था तब से उनका दिल बड़ा ही घबरा रहा था। इसलिए वो काफी वक्त से किंग यानी कि रोहित को ही कॉल कर रही थी, लेकिन सामने से किंग का कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। हर बार जब भी राजमहल पर किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत आती थी तो यहाँ पर रोहित एक ढाल बनकर महल की प्रोटेक्शन के लिए हमेशा ही खड़ा रहा था। लेकिन आज जब यहाँ पर कविनालिशा के ऊपर मुसीबत थी, तब बड़ी रानी ने न जाने रोहित को कितने ही कॉल किए थे, लेकिन रोहित तो खुद अपने होशो आवाज में नहीं था। रोहित तो खुद यहाँ पर एक बूढ़ी की तरह लेटा हुआ था, इसलिए वो तो उसका क्या ही जवाब देता। बड़ी रानी अभी अपनी सोच में ही थी कि तभी उसके कानों में एक डॉक्टर की आवाज आती है, जो कि उन्हें कहता है कि बड़ी रानी, आपके भाई को होश आ रहा है। अब डॉक्टर की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी जल्दी से अब उस मेडिकल फ्लोर की तरफ जाने लगती है, जहां पर उसके भाई को एडमिट किया गया था। कुछ ही देर में वहां पहुंचने के बाद अब वो देखती है कि उनके भाई ने आज अपनी आंखें खोल ली हैं। बड़ी रानी अपने भाई के पास जाकर अब बैठ जाती है और अब वो उनसे कहती है, आपकी ये हालत किसने की? कैसा फील कर रहे हैं अब आप? ये कहते हुए ही अब बड़ी रानी अपने भाई को बड़े ही ध्यान से देखने लगती है। बड़ी रानी का भाई अब गुस्से में अपनी बहन को देखते हुए कहता है कि ज्यादा हमदर्दी दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे पहले तो खुद ही मुझे पिटवाती हो और अब उसके बाद मुझसे मेरा हाल चाल पूछती हो। जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, क्योंकि मुझे पिटवाने वाली तो तुम ही थी। अब इसलिए ये ड्रामा मेरे सामने करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी अभी यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है जो तुम इस तरह से मेरे सामने ड्रामा कर रही हो। अपने भाई की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी कहती
है कि तुम हमेशा ही मुझे गलत समझोगे, जैसे आज तक समझते आए हो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं ना, वो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है। मैंने आपको कुछ नहीं पिटवाया है, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा है। समझ नहीं आता कि तुम्हारी सोच कब बदलेगी मेरे प्रति। अपनी जगह से उठकर अब बड़ी रानी डॉक्टर से कहती है, आप इनका ख्याल रखिएगा, हम आते हैं। ये कहते हुए ही अब बड़ी रानी भी उस रूम से बाहर चली जाती है, क्योंकि बड़ी रानी तो यहाँ पर अपने भाई की हालचाल के लिए ही थी। हालांकि बड़ी रानी के ऊपर अब क्या बीत रही थी वो तो सिर्फ वही जानती है, क्योंकि कोई उसकी बेटी को ही अब किडनैप कर रहा था और ऊपर से वो यहाँ पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। ऊपर से उसका खुद का भाई भी उसके ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रहा था। या उसका भाई अब डॉक्टर को कहता है कि एक सर्वेंट से कहो कि मेरे रूम में मेरा फोन रखा हुआ है, वो मेरे फोन को यहाँ पर ले आए। बड़ी रानी के भाई की ये बात सुनकर तो अब डॉक्टर कहता है, आप प्लीज रिलैक्स कीजिए, पैनिक करना आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आपको बड़ी मुश्किल से आज होश आया है। डॉक्टर की दी हुई इस एडवाइस पर अब बड़ी रानी का भाई उसे घूरते हुए गुस्से में कहता है, जैसा मैंने तुम्हें बोला है वैसा ही करो। वहाँ दूसरी तरफ अब तक किंग का चोपर भी स्वाति मल्होत्रा के पैलेस के टेरेस पर आ गया था। जैसे ही किंग ने अपने कदम उस पैलेस पर रखा तो वो एक बार अच्छी तरह से टेरेस को देखना चाहते थे। सब कुछ देखने के बाद अब किंग अब सामने रखे उस स्टैचू को देखते हैं तो जो वो अपने तेज कदमों से अब उसके पास जाते हैं और अब वो कुछ सोचते हैं। उन्हें पता था कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। अब तक शायद सभी गहरी नींद में ही सो रहे होंगे, क्योंकि आधी रात हो चुकी थी। किंग ने अब स्वाति की दी हुई इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए ही अब उस स्टैचू के पीछे के बटन को प्रेस कर दिया था। जैसे ही वहां पर एक सीक्रेट दरवाजा उस बटन को प्रेस करने से खुलता है तो किंग अब जल्दी से अंदर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ स्टैचू अब रोहित को ही देख रही थी। कुछ ही देर के बाद किंग अब उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर बच्चों का रूम था। किंग अब एक दरवाजे को खोलते हुए ही अब वो पहले क्लोरो की तरह वहां पर पहले वो चोरों की तरह झाँक कर देख रहे थे कि कहीं बच्चे जाग तो नहीं रहे हैं। लेकिन एक बार देखने के बाद उन्होंने देखा कि बच्चे तो आराम से गहरी नींद में सो रहे थे। अब किंग भी उनके कमरे के अंदर आ जाता है और तीनों ही बच्चों को इस तरह से देखकर अब उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि काफी समय के बाद आज किंग ने यहाँ पर अब बच्चों को देखा था। बस किंग स्पेशल यहाँ पर बच्चों को देखने के लिए ही आए थे, क्योंकि जब अनिका के साथ बच्चे वहां पर गए थे तब ही किंग ने तीनों ही बच्चों को देखा था। लेकिन जितनी पास से आज वो यहाँ पर इन तीनों ही बच्चों को देख रहा था उतनी पास से तो शायद उसने अपने पैलेस में भी बच्चों को इतनी पास से नहीं देखा था।